हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम स्पेशलाइज कंट्रोल्स पढ़ रहे थे। स्पेशलाइज कंट्रोल्स में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हमने आपका स्टार्ट किया एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में और फिर हमने पढ़ा आपका डेटा वेयरहाउसिंग के बारे में, जिसमें डेटा माइनिंग भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मतलब है डिसीजन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो डिसीजन को सपोर्ट करे। और डिसीजन किस चीज़ का होता है? कोई प्रॉब्लम आती है तभी डिसीजंस होते हैं। जब एक कोई प्रॉब्लम आपके सामने रख दी जाए तो डिसीजन उस पर देना पड़ता है। तो प्रॉब्लम किस टाइप की होगी, क्वेश्चन पैदा होता है, कैसी प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग डिसीजन देना है। तो प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है। प्रॉब्लम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड, ऐसी प्रॉब्लम जिसके स्ट्रक्चर्ड डिसीजन हो सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जिसके सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन हो सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जिसके डिसीजन डायमेंशन जो है अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। यानी कि मतलब प्रॉब्लम जो आपके डिसीजन है, जो कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई तो आप के डिसीजन उसमें स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर पर्टिकुलर एक आदमी को एक पर्टिकुलर बीमारी हुई तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है कि कुछ नई डिसीज़ेज़ आ रही हैं, तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो वहाँ सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन रखने पड़ते हैं। और सपोज़ कोई एक नई बीमारी आ गई, वो अनस्ट्रक्चर्ड के एरिया में आती है। यानी कि अननोन एलिमेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्ट्रक्चर्ड से अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ बढ़ता जाता है। और अननोन का एलिमेंट कौन डील करता है? हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट डील करता है। जितनी अगर ऑपरेशनल लेवल की प्रॉब्लम है तो रूटीन प्रॉब्लम होगी, उसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर, ऑपरेशनल लेवल यूज़र या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर या ऑपरेशनल लेवल एग्जीक्यूटिव सॉल्व कर लेगा। उसमें डिसीजन देने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो पता है, उसके लिए प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं सारी चीज़। एक सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो होती है जिसमें अननोन का एलिमेंट ज़्यादा होता है। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये करता है, इसको हैंडल करता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटजी होती ही टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा है। स्ट्रेटेजी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास इसलिए होती है, उसके दो रीज़न होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही उसको ड्राइव कर सकता है। उतने बड़े चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले सकता है, क्योंकि वो नई प्रॉब्लम होती है। और जैसे जैसे स्ट्रेटजी जैसे जैसे प्रॉब्लम नॉर्मल होती चली जाती है, वो जो नॉलेज है वो नीचे के लेवल के पास पहुंच जाती है। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड की जगह स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। मतलब हमें पता चल जाता है उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। लेकिन जब तक हमें पता नहीं होता, नई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसके लिए यूज़ की जाती है। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है, उसके डिसीजंस अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं। जो प्रॉब्लम है उसके अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन का सपोर्ट सिस्टम है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन में हेल्प करता है। और डिसीजन प्रॉब्लम का होता है। प्रॉब्लम जो होती है किसी भी लेवल में आ सकती है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल में आती है। लोअर लेवल में आएगी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्ट्रक्चर्ड डिसीजन दिए जाएंगे उसमें। और अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगी तो सेमी स्ट्रक्चर्ड दिए जाएंगे, यानी कि पार्शली स्ट्रक्चर्ड होंगे, पार्शली अननोन का एलिमेंट होगा। और टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जनरली जो प्रॉब्लम आती है उसके अनस्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि हम अगर उसे समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट देता है एक मैनेजर को। ये और हम क्या कर सकते हैं? मॉडलिंग का यूज़ कर सकते हैं, एनालिटिकल मॉडलिंग का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी मॉडलिंग जिसमें एनालिटिक्स यूज़ हो सकती है, सेंसिटिविटी एनालिसिस यूज़ हो सकता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एडहॉक सिस्टम्स हैं, स्पेसिफिक डिसीजन के लिए टेलर मेड होते हैं और इंडिविजुअल मैनेजर की नीड को केटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स हो रहा है, तो एक सेल्स मैनेजर दे रहा है कंसेक्यूटिव मंथ में डिफरेंट प्रोडक्ट में क्या सेल्स हो रही है, मतलब परसेंटेज वेरिएशन क्या है टोटल सेल्स का। तो कॉन्स्टेंटली उसको देख रहा है
कि एनालाइज कर रहा है पिछले साल भर का, 2 साल का, 3 साल का मंथ वाइज डेटा, वीक वाइज डेटा, और पैटर्न कर रहा है। कई सेल्स जो होती है मौसम के अनुसार होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्वेटर का सेल, अगर जाड़े का मौसम है तो स्वेटर का सेल्स बढ़ जाएगी। तो कहाँ पर, उसके अलावा उस वूल की क्वालिटी, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो वूल की क्वालिटी, हायर वूल की क्वालिटी का सेल्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो ये, और दूसरा ये है कि अगर मान लिया सपोज़ ठंड ज़्यादा हुई तो बेटर क्वालिटी के स्वेटर्स वगैरह बिकने ज़्यादा लगेंगे। तो ये जो है कंपैरेटिव फिगर्स को देखना, उनको एनालिटिकली देखना, एनालिटिकल मॉडल के रूप में देखा, ग्राफ्स के रूप में देखना, एनालाइज करना, ताकि डिसीजन के रूप में डिसीजन करने में हेल्प मिल सके। यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन नहीं करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन में सपोर्ट देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन नहीं करता है, वो आपको ही नहीं बताता ये डिसीजन करना है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन करने में आपको सपोर्ट देता है कि भाई ये पर्टिकुलर आपको मॉडल्स क्रिएट कर देगा, सारी चीज़ें क्रिएट कर देगा, और उसमें डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। मतलब डिसीजन तक आपको ले जा सकता है। अगर मान लिया स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल लेवल प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, तो वो आपको डिसीजन तक ले जाएगा। लेकिन डिसीजन कई बार आपके सामने रख देगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है डिसीजन को सपोर्ट करता है, मॉडलिंग के थ्रू करता है, इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन के थ्रू करता है, और आपको कंपैरिजन देता है, या ये दे सकता है प्रोडक्ट मिक्स अगर चेंज हुआ है तो क्या होगा, रेवेन्यू और कॉस्ट प्रोजेक्शंस क्या होंगे। क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स अगर चेंज हुआ तो हो सकता है रेवेन्यू बढ़ जाए, घट जाए, कॉस्ट बढ़ जाए, घट जाए, तो वो उसका प्रोजेक्शंस आपको दे सकता है। उसमें आप देख सकते हो, मॉडल बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। उसके अलावा आप कई अल्टरनेटिव्स हैं तो आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रेंट है तो आप देख सकते हो कि बेस्ट अल्टरनेटिव, जो चीज़ बेस्ट अल्टरनेटिव है उसमें पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट है, तो सेकंड लेवल अल्टरनेटिव क्या है, इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एनालिसिस करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है। और फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि जो DSS फ्रेमवर्क है वो किसी भी फ्रेमवर्क की तरह उसमें जनरलाइजेशन होता है उस फील्ड के बारे में। मतलब क्या होता है कि आइडियाज़ और स्पेसिफिक केसेस को लेकर एक जनरलाइजेशन क्रिएट किया जाता है, एक फ्रेमवर्क किया जाता है। तो फ्रेमवर्क किस चीज़ में डिपेंड करेगा कि फ्रेमवर्क सबसे पहले इस चीज़ पर डिपेंड करेगा प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो सकती है। मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में कितना, जैसे मान लीजिए क्लर्क बैठा हुआ है, क्लर्क के पास लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड हो सकती है। मतलब कि नंबर ऑफ़ पीपल जो वहाँ पर अप्रोच करेंगे, जो उसकी जिसको वो रिस्पॉन्स देगा, अगर वो अचानक बढ़ जाए तो क्या होगा, उसमें उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। लेकिन हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अगर प्रोडक्ट गया, कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट गया मार्केट में, हो सकता है चले या ना चले। अगर थोड़ी डिले हो जाए, 1 महीने डिले हो जाए, कोई और बंदा उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले आए। जो ऐसा है कि बहुत से, जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, लेकिन 2 आदमियों ने एक ही दिन में पेटेंट फाइल किया। ग्राहम बेल ने भी किया और एक और आदमी ने भी किया, लेकिन टेलीफोन का पेटेंट ग्राहम बेल को मिला। आज उसका नाम है, दूसरे आदमी का नाम नहीं है। तो पेटेंट और कई चीज़ों के एरिया में, ड्रग्स के एरिया में, जहाँ पर ड्रग्स बनते हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, वहाँ के एरिया में अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के एरिया में मालूम पड़ा सॉफ्टवेयर ऑब्सलीट हो गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया, नई इंडस्ट्री बन गई, नई स्टैंडर्ड्स बन गए, पुराने स्टैंडर्ड्स ऑब्सलीट हो गए। तो DSS फ्रेमवर्क सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करता है प्रॉब्लम किस लेवल तक स्ट्रक्चर्ड की जा सकती है, और उस लेवल तक, जितनी लेवल ऑफ तक स्ट्रक्चर्ड की जाएगी उतनी लेवल तक अनसर्टेनिटी कम होगी, जितनी लेवल तक अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सकेगा, उसमें उतने कम रिसोर्सेज लगेंगे, उतने लोअर लेवल मैनेजमेंट उसे हैंडल कर पाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट मॉडल यूज़ करेगा, मतलब टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड है तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है उसे, लेकिन कई बार स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पर डिसीजन हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी उसे यूज़ करने लगता है। तो जो हायर लेवल मैनेजमेंट है उसको
किस तरीके के किस तरह के मॉडल्स चाहिए होंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और उनको कई टाइप के मॉडल्स चाहिए होते हैं, वो फटाफट देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस में एस कर्व है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होगा वो बढ़ता है फिर घटता है तो और फिर फ्लैटन हो जाता है। मान लिया उस किसी प्रोडक्ट की सेल्स, किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, तो वो कोई भी अच्छा एग्जीक्यूटिव होगा तो वो देखेगा एस कर्व कहाँ पर है, वो टेक्निकल चीज़ें देखेगा। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को उसके बारे में पता नहीं होगा, ऑपरेशनल लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा, तो अगर वो कर्व उनके पास आएगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। और ये डिफरेंट कंट्री में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में एक कंपनी है, हो सकता है वहाँ पर टॉप मोस्ट लेवल मैनेजमेंट को कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, जो अमेरिका जैसी कंपनी में, अमेरिकन कंपनी में जो अमेरिका में बेस्ड है, वहाँ पर जो रिसोर्सेज बेस्ड है, वहाँ लोअर लेवल मैनेजमेंट को वो बात पता हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इस पर भी डिपेंडेंट रहता है, तो वो उसी के अनुसार हमें DSS की मॉडलिंग करनी पड़ती है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। हाईली अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है तो भैया कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसमें रिक्वायरमेंट उसकी फाइंड आउट करने में आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम ऊपर मूव करती है मैनेजमेंट में, तो वैसे वैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता जाएगा, उसकी मॉडलिंग में एफर्ट लगता जाएगा। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि जनरली क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग मेथड यूज़ की जाती है, क्योंकि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें इटरेटिव मॉडल्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, यूज़र के फीडबैक ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो डिसीजंस भी चेंज हो रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे यूज़र का फीडबैक आता जा रहा है वैसे वैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को आप रिफाइन करते चले जा रहे हो। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आप ये नहीं कह सकते हो एक बार बन गया तो वो स्टैटिक होगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डायनेमिक होना चाहिए। पहले आप उसे एक पर्टिकुलर मॉडल बना दोगे, अगर आप बना रहे हो तो कॉस्ट इफेक्टिव और स्पीडी मेथड यही है कि आप प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करोगे, और प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करके एक DSS को डिज़ाइन करोगे और डेवलप करोगे, उसके बाद यूज़र का फीडबैक लेते जाओगे और उसको रिफाइन करते चले जाओगे। तो मॉडल की इफेक्टिवनेस जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि आप सारे रिलेटेड फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए कि नहीं किए, इंटरडिपेंडेंसीज क्या हैं। अगर एक फैक्टर बढ़ा तो हो सकता है दूसरा फैक्टर घटे, और एक फैक्टर बढ़ा तो हो सकता है दूसरा फैक्टर एक लेवल तक घटे और फिर वो रुक जाए, और फिर दूसरे लेवल तक घटे फिर रुक जाए। तो इंटरडिपेंडेंसी क्या है आपको ये पता करना पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या है ये आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप प्रोटोटाइपिंग यूज़ कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि आप फीडबैक यूज़ कर रहे हो, तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स उत्पन्न हो जाते हैं। और वो सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर मैनेजर का एक पर्टिकुलर सब्जेक्टिव व्यू है और वो उस व्यू के अनुसार डिसीजन ले रहा है। अगर कोई मतलब मैनेजर है और दूसरा मैनेजर आता है, उसका दूसरा व्यू होता है, तो उसकी नीड को हमें केटर करना है, दूसरे मैनेजर की नीड को केटर करना है। हो सकता है कि कोई मैनेजर पाई चार्ट में कंफर्टेबल हो सकता है कोई ग्राफ्स में कंफर्टेबल हो, तो आपने ग्राफ बनाया, पाई चार्ट बनाने का आपको उतना नहीं मिला, दूसरा मैनेजर आया बोला कि मुझे पाई चार्ट चाहिए, या उसकी डिसीजन लेने की प्रोसेस डिफरेंट हो, तो यहाँ पर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाँ, इसके बाद हमारी स्टडी में ये दिया हुआ है कि क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं जो रिकमेंडेड हैं डिज़ाइन और डेवलपमेंट में, यानी कि आप एक DSS को बना रहे हो तो क्या रिकमेंडेड स्ट्रेटेजीज़ हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया कि प्रोटोटाइपिंग होना चाहिए। जनरली प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, यूज़र फीडबैक आया, आपने चेंज कर लिया। उसके बाद है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये जहाँ हो सके, जहाँ फीजिबल है। अगर मान लिया सपोज फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन है तो क्या है कि यूज़र अगर कोई चेंज चाहता है या कोई यूज़र अनविलिंग है एक्सटेंसिव चेंजेस के लिए, तो वहाँ पर ये सिस्टम टाइम दे देगा और फीडबैक स्टार्ट कर देगा। तो पहली चीज़ ये है कि प्रोटोटाइपिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।
तीसरा चीज़ है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। जितना सिंपलर हो उतना इम्प्लीमेंटेशन आसान होता है। लेकिन ऐसा है कि कई बार क्या होता है, मॉडल को ट्राइवलाइज कर दिया जाता है, तो ट्राइवलाइज नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स है, तो एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन उसको ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा क्या है कि जैसे जैसे डिज़ाइन होता है, तो डिज़ाइनर को क्या करना होगा, यूज़र फीडबैक लेना पड़ेगा, और यूज़र फीडबैक लेते हुए यूज़र को सेल ऑफ करते रहना पड़ेगा। और सेल ऑफ करने से क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेटर बन जाएगा। तो यानी कि द बेस्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे बनता है कि अगर मान लीजिए सपोज आप यूज़र को उसको ख़रीदने में मजबूर कर देते हो, उसको ऐसी फैसिलिटी देते हो, तो यूज़र बोलता है वाह ये फैसिलिटी बहुत बढ़िया हो गई। तो यूज़र के साथ आप सॉल्यूशन डिस्कस करते हो, उसकी डिज़ाइन को प्रोग्रेस करते हो, आप वैलिड इनपुट्स उसमें डालने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का आप असेसमेंट कैसे करोगे, इवैल्यूएशन कैसे करोगे। तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि मैनेजर के डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। टेंजिबल टर्म्स में मेजर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर एफिशिएंसी आती है तो एक फील आ जाता है इन्वायरमेंट में कि एफिशिएंसी आ रही है, लेकिन वो एफिशिएंसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की वजह से आई या किसकी वजह से आई, इसको रियली फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, मेजर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो क्लेम लेने लगते हैं कि भाई ये तो हमारी वजह से हुआ, हमारे एक्यूमेंट की वजह से हुआ। कई बार डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को वो उतना क्रेडिट नहीं देते, लेकिन एक फील जनरेट हो जाता है। तो रियल असेसमेंट और रियल एवेल्यूशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और दूसरी बात, डीएसएस इवोल्यूशनरी है, यानी कि डीएसएस के सिस्टम का कोई डिफाइंड डेट नहीं होती है। तो ये एक आप डीएसएस को एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में कट ऑफ डेट बना दें, ये नहीं हो सकता है। डीएसएस में इंक्रीमेंटल स्टेप्स होते हैं और टेंजिबल रिजल्ट्स हर स्टेप में होनी चाहिए। यानी कि एक स्टेप हुआ, एक एफिशिएंसी आ गई, आपने कहा ठीक है डीएसएस काम कर रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप उसे बढ़ाते चले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन उतना इजी नहीं है, और आप क्या करते हो कि इंक्रीमेंटल स्टेप्स होते हैं, उसमें इवोल्यूशनरी इन नेचर होता है, नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट होता है, यूज़र का फीडबैक आता चले जाता है, उसी यूज़र के फीडबैक से डीएसएस बेटर होता चले जाता है हर स्टेप में। फाइनली हमारी स्टडी डीएसएस ट्रेंड्स के बारे में बोलती है। हमारी स्टडी ये बताती है कि भाई डीएसएस जो है अब धीरे धीरे क्या है, नॉर्मल होता जा रहा है। जैसे एमएस एक्सेल आया, तो उस एमएस एक्सेल आने के बाद मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में डीएसएस की रीच होगी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की रीच होगी। एमएस एक्सेल में ग्राफ्स आप बना सकते हो, कई चीज़ें बना सकते हो, उसमें मैक्रोज का यूज़ करके ग्राफ्स बना सकते हो। यानी कि आप ये एक डेटा दिया और मैं ऑटोमेट कर दिया, उससे मैक्रोज के से ऑटोमेट हो जाते हैं। और उसके बाद मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको डीएसएस की रीच होगी। और भी अब क्या हो रहा है कि इजी टू यूज़ पैकेजेस आ रहे हैं, उनका एक जनरलाइज्ड डिज़ाइन है, उसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ग्राफिकल आउटपुट्स हैं, तो वो जो ग्राफिकल आउटपुट्स हैं उसके आउटपुट फॉर्मेट यूज़र फ्रेंडली है, तो वो बेनिफिशियल है। उससे क्या है कि डीएसएस जो है छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी पेनिट्रेट कर रहा है। उसके अलावा क्या है कि डीएसएस में एक्सपर्ट सिस्टम का भी यूज़ होने लग गया है, तो क्वालिटी ऑफ मॉडल बढ़ता जा रहा है, मॉडलिंग की क्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। तो यानी कि डीएसएस का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंटेलिजेंस देने में हेल्प करता है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देता है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन के उसमें डिसीजन लेने में वो किसी भी यूज़र की हेल्प करता है। तो फाइनली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, यानी कि बेसिकली जनरली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, डिसीजन नहीं लेगा। यानी कि आपके सामने ग्राफिकल या मॉडलिंग आ जाएगी और उसी के बेसिस में आप डिसीजन लोगे, आपको हेल्प करेगा डिसीजन में, इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सपोर्ट देगा एक मैनेजर को, और एनालिटिकल मॉडल्स दे देगा जिसका आप यूज़ करके डिसीजन ले सकते हो।
तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एडॉक सिस्टम्स होते हैं, इसमें प्रोटोटाइपिंग का यूज़ किया जाता है और डिसीजन सिस्टम इटरेटिवली रिफाइन किए जाते हैं। यानी एक बार आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपके सामने है, उसको धीरे रिफाइन किया जाता है, फिर और रिफाइन किया जाता है, यूज़र फीडबैक यूज़ करके इसको रिफाइन किया जाता है। तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो मैनेजर की नीड्स के अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं और कई बार इसमें प्रॉब्लम भी आ जाती है क्योंकि एक पर्टिकुलर मैनेजर की एक पर्टिकुलर नीड्स होती हैं, वो उस एरिया में उसकी नॉलेज होती है, उस एरिया में वो मैथमेटिकल मॉडल्स को देखकर इंटरप्रेट कर सकता है और दूसरा मैनेजर आता है उसको दूसरी तरीके से मॉडलिंग को देखने की आदत होती है। जैसे किसी को ग्राफ में देखने की आदत होती है, किसी को पाई चार्ट, किसी को बार चार्ट, अलग अलग तरीके 3D मॉडलिंग में किसी को ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा हेल्प होती है। तो यहाँ पर चेंज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लोग चेंज होते रहते हैं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो सकता है किसी मैनेजर को हेल्प करे, दूसरे मैनेजर को हेल्प ना करे। तो क्या होता है, टिपिकल एग्जांपल्स जो हैं वो ये है कि सेल्स फिगर्स कंपेयर, मंथली कंपैरिजन हो रहा है, उसके ग्राफ बन गया, डिफरेंट प्रोडक्ट का सेल्स फिगर हो गया, सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया, रेवेन्यू और कॉस्ट प्रोजेक्शंस देखे जा रहे हैं, अगर प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का एवेल्यूएशन हो रहा है। उसके बाद DSS फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा। फ्रेमवर्क में ये पढ़ा कि फ्रेमवर्क क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है, एक जनरलाइजेशन कर दिया जाता है और उसी फ्रेमवर्क के अंदर काम किया जाता है। तो मतलब जनरलाइजेशंस आर फ्रेमवर्क, मतलब एक पर्टिकुलर आइडियाज़ ले लिए जाते हैं और फिर जनरलाइज कर दिया जाता है। तो DSS फ्रेमवर्क किस चीज़ पर डिपेंडेंट होंगे, सबसे पहले क्या लेवल ऑफ प्रॉब्लम को किस लेवल तक स्ट्रक्चर किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट मॉडल्स को यूज़ करेगा, ऑपरेशनल करेगा, स्ट्रेटेजिक कर रहा है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको यूज़ कर रहा है। अगर ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर रहा है तो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होंगे, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कि डिफाइंड होंगी, यानी कि उसमें डिसीजन लेना इजी होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें अननोन का एलिमेंट ज़्यादा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में अननोन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो आपको अननोन के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में आपको हेल्प करते हैं, कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में, ताकि आप उसको बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, आपको डिसीजन तक नहीं ले जाता, हाँ डिसीजन के पास कर लाने की कोशिश करता है क्योंकि अननोन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पर क्या करता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। इन्फॉर्मेशन मतलब अनइन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ना कर सकें, एक साइंटिफिक मैथ तरीके से आप आगे बढ़ सकें। तो उसके बाद हमारी स्टडी डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बारे में कहती है। तो डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोटोटाइपिंग का हम जनरली यूज़ करते हैं, इटरेटिवली रिफाइंड करते जाते हैं जो मॉडल बनता है इनिशियली, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम फीडबैक लेते रहते हैं। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि इम्प्लीमेंटेशन और यूज़ के बारे में कहती है। वो बोलती है कि इम्प्लीमेंटेशन जब DSS बन जाएगा तो हम उसे प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट करने के बाद फीडबैक आएगा, फीडबैक होने के बाद हम उसमें चेंजेस करते जाएंगे। तो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन बेटर है, अगर फेजेस के अनुसार बेटर है, जिससे कि यूज़र फीडबैक देते जाए और हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं और फिर यूज़र अनविलिंग ना हो, मतलब यूज़र आराम से उसे एक्सेप्ट कर ले। धीरे धीरे जो चीज़ आएगी धीरे धीरे आती है। चेंज अगर धीरे धीरे आता है तो आदमी ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, चेंज अगर बहुत तेज़ी से आता है तो आदमी उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो अननोन को फेयर करता है, वो कहता है कि क्या होगा। उसके बाद ये है कि हम एक ईजियर, जितना ईजी हो सके उतना ईजी मॉडलिंग करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे उससे ज़्यादा। हाँ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है तो एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप आ जाएगी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यानी कि डिज़ाइनर क्या करेगा, उसको डिज़ाइन करेगा और सेल आउट करने की कोशिश करेगा यूज़र को, यूज़र से पूछते जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसको इनकॉर्पोरेट करते चले जाएगा। उसके बाद क्या है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन है। असेसमेंट में क्या होता है कि आप एसेस करोगे डिसीजन मेकिंग को, मतलब एसेस करोगे और इवैल्यूएट करते जाओगे और उसे रिफ़ाइन करते जाओगे। और आज की डेट में DSS की जो ट्रेंड है वो ये है कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी DSS को यूज़ करने लगे हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि एक तो पैकेजेस सस्ते हो जा रहे हैं, स्टैंडर्डाइज पैकेजेस आ रहे हैं, हर सेक्टर वाइज पैकेजेस आ रहे हैं और कुछ जनरलाइज पैकेजेस आ रहे हैं, जैसे MS Excel वो हर कंपनी में यूज़ कर सकते हो, उससे ग्राफ, बार चार्ट, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
उस फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ कर सकते हो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ज़्यादा है, जो आउटपुट हैं कि यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट्स हैं। तो आप एक ऑपरेटर, आजकल लोगों के पास स्किल्स है कि उसको सीख लिया और फिर जिस तरीके रिपोर्ट निकालनी है रिपोर्ट निकाल कर हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दे दिया। और उसके अलावा क्या है, डीएसएस में एक्सपर्ट सिस्टम भी डाले जा रहे हैं आजकल, कि अगर मान लिया सपोज एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक डोमेन एक्सपर्ट होता है, डोमेन लेवल में एक्सपर्ट होता है, हम पढ़ चुके हैं। एक्सपर्ट सिस्टम को आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ मिला लोगे तो क्या होगा कि डिसीजन, उस वो एक्सपर्ट सिस्टम अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को भी में डिसीजन देने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि उसके पास एक नॉलेज बेस होता है जो हमने पढ़ा, ये पर्टिकुलर नॉलेज बेस होता है और एक इंटरफेस इंजन होता है। इंटरफेस इंजन में लॉजिक होता है, उस लॉजिक का यूज़ करके वो आपको आंसर करने लगेगा। थैंक्स।